Okay, so till the last discussion, we have discussed about the valence bond theory or valence electron pair repulsion theory, right ना? So ये दोनों भी theories क्या करती है अक्षरा? ये दोनों theories बताती हैं how the bonds do form, right ना सोम्या? So according to valence bond theory, bonds कब बनते हैं कृष्णा? The bonds do form whenever there is the overlap of orbitals, right? तो अगर मेरे पास में let's say this is my p orbital और अगर ये दूसरे p orbital के साथ में overlap करती है तो ये बना रहे सिग्मा बॉन्ड, राइट ना? हाँ ना बोलो. Yes, sir. Right. Sure. So in valence bond theory discussion जहाँ तक का चल रहा था, we have discussed so far about the geometries and the shapes of the atomic and different types of molecules and all that stuff. But valence bond theory कहीं ना कहीं complete theory नहीं थी within itself. हाँ, जिस तरह से हमने फेल मॉडल पढ़े थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, हमने कौन सा पढ़ा? डाल्टन मॉडल, फिर थॉमसन्स मॉडल, फिर रदरफोर्ड्स मॉडल, फिर बोर्स मॉडल, समझ रहे हो? सारे फेल होते गए, राइट? सिमिलरली ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर थीरीज जो हैं वो भी कई बार में कंप्लीट नहीं थी विद इन देमसेल्व्स. सो देयर वाज द नीड ऑफ वन मोर थीरी. और सबसे बड़ी बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव. अक्षरा, ओके. सो बेसिकली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी इलेक्ट्रॉन के. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वाज द रीज़न बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे. लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ मॉलिक्यूल्स वो थ्योरी के ऊपर खरे नहीं उतर रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ समथिंग अबाउट द मैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल कि लाइक मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक एंड ऑल दैट स्टफ, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही थी अपने को, बराबर ना? उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या बता रही थी कि या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड हो सकता है. मतलब क्या कि सिग्मा बॉन्ड मतलब देयर विल बी जस्ट अ सिंगल बॉन्ड. पाई बॉन्ड के अंदर दो केसेस आ रहे थे, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा. सो इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्या देखा कि जो बॉन्ड बनता है या तो वो परफेक्ट एक बॉन्ड होगा या तो दो परफेक्ट दो बॉन्ड होंगे या परफेक्ट तीन बॉन्ड होंगे, राइट? बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट हमको पता चलेगा कि यार किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2.5 बॉन्ड्स है, ढाई बॉन्ड है, 3.5 बॉन्ड है एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये सारा का सारा पार्शियल बॉन्ड या फ्रैक्शनल बॉन्ड का कंसेप्ट किसने ला के दिया अपने को? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अंडरस्टैंडिंग? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय टू साइंटिस्ट जिसका नाम है, द फर्स्ट वन इज़ हंड एंड सेकंड वन इज़ द मोलिकन. ये दो साइंटिस्ट ने मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है? सो कीप द टाइटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब इसके अंदर हम चीज़ें देखेंगे, हम बॉन्ड कैसा बनता है वो कंसेप्ट हल्का सा डिफरेंट होगा. सो दिस विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? सबसे पहले molecular orbital theory was designed keeping in view the wave nature of electron. Understanding? So this was designed keeping in view, yeah, this was designed considering the wave nature of electron. Understanding? Considering the wave nature of electron, the wave nature of electron, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर, ठीक है? इमेजिन मेरे पास में कृष्णा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या एक रस्सी है. इसको एक एंड से मैंने इसे पकड़ के रखा है और दूसरे एंड से एक फ्रेंड मेरा पकड़ के रखा है, हम लोग ने ऐसे. अंडरस्टैंडिंग? अब मेरे को एक बात बताओ अक्षरा, अगर मैं इस रस्सी के अंदर एक वेव क्रिएट करूँगा लाइक दिस, ठीक है, और मान के चलो ये वेव मैं आगे भेज रहा हूँ, एट द सेम टाइम मेरा फ्रेंड भी एक वेव क्रिएट कर रहा है, तो मेरे फ्रेंड के टाइम पास में कितने ऑप्शंस है वेव क्रिएट करने की? या तो वो वेव अपवर्ड क्रिएट कर सकता है या तो वो वेव डाउनवर्ड क्रिएट कर सकता है. अंडरस्टैंडिंग ना? Yes, sir. सो दोनों सिनेरियोज को हम कंसिडर करके चलेंगे. सिनेरियो नंबर 1 एंड दिस इज सिनेरियो नंबर 2, ठीक है? सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे मैं एक अपवर्ड वेव क्रिएट करता हूँ. सी आई एम यूजिंग द लेमैन लैंग्वेज सो दैट तुमको समझ में आ सके. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो वेयर आई एम क्रिएटिंग एन अपवर्ड वेव, और ये अपवर्ड वेव राइट में जा रही है. एट द सेम टाइम मेरे फ्रेंड ने भी एक अपवर्ड वेव क्रिएट की, ये वेव भी लेफ्ट में जा रही है. तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम कृष्णा? दोनों वेव्स आके मिलने की कोशिश करेंगी, राइट ना? सो मेरी वेव अच्छी खासी आगे पहुंच चुकी होगी एंड सिमिलरली मेरे फ्रेंड की वेव भी अच्छी खासी आगे पहुंच चुकी होगी, और ये दोनों अभी भी रास्ते पे हैं इंटरसेक्ट करने की. आफ्टर सम टाइम जब मिलेंगे कृष्णा, तो क्या होगा? ये दोनों वेव्स Collab.
कोलैबोरेट करें या कोलैब करेंगे, ठीक है चलो। अच्छा, तो ये जो हाइट है, मान के चलो ये हाइट है h1, ठीक है, और ये हाइट है h2। कृष्णा, मिलने के बाद में क्या होगा, ये दोनों हाइट्स क्या होंगी? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी अक्षरा, हाइट क्या होगा? मान के चलो अभी मिल उसी चुके, हाइट पर आएगा। उसी हाइट पर आएंगे, नो, दूसरी हाइट बनाएंगे। वो दूसरी हाइट कितनी होगी अक्षरा? H3 addition of H1 and H2। एडिशन ऑफ H1 एंड H2। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ रफ लैंग्वेज में, कि जो बड़ा हो जाएगा ये जो पीक है H1 प्लस H2 हो जाएगा रफ समवेयर अराउंड H1 प्लस H2, या इन जनरल इतना बता दो कि क्या ये बड़ा होगा ना अक्षरा, जो हाइट नई बनेगी ये बड़ी होगी ना H1 प्लस H2 से, राइट कृष्णा? तो अब साइंटिफिक Yes. टर्मिनोलॉजी क्या है, देखो ये मैंने भी एक वेव भेजी है और मेरे फ्रेंड ने भी एक वेव ही भेजी है, ठीक है। बट इन दिस सिनेरियो ये जो मेरा वेव का फेज़ है, फेज़, ठीक है, अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फेज़। फेज़ मतलब या तो वो वेव ऊपर के डायरेक्शन में है या तो वेव नीचे के डायरेक्शन में है। तो दोनों फेजेस कैसे हैं कृष्णा यहाँ पे? सेम। कैन आई से कि दोनों फेजेस सेम है यहाँ पे अक्षरा? Yes. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास में अगर दो वेव्स मिल रही हैं तो दोनों वेव्स के मिलने के दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता उसमें से ये है कि दोनों वेव्स सेम फेज़ में आके मिल रही है, मतलब अगर इसका ऊपर वाला फेज़ है तो इसका भी ऊपर वाला फेज़ रहेगा। और ऐसे मिलने को या इन जनरल मिलने को, वेव्स के मिलने को, मीटिंग ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। याद रखो, टॉपिक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है अक्षरा? दो वेव्स का मिलना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे जब दोनों वेव्स सेम फेज में मिल रही है ना कृष्णा, सेम इंटरफेरेंस या सेम फेज का इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेम फेज इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक नया टर्मिनोलॉजी दिया साइंटिस्ट ने, इसका नाम रखा उन लोग ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा आगे जाके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तुम क्या समझोगे कि दोनों वेव्स सेम फेज में हैं और मिलने की कोशिश कर रही हैं, राइट ना? सो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका अपोजिट एक सिनेरियो होगा जहाँ पे दोनों फेजेस अपोजिट रहेंगे एक दूसरे से। मतलब क्या है कि लेट्स से ये मैं हूँ और मैंने भी एक वेव भेजी है ऊपर के साइड में, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है ये रस्सी से एक नीचे के डायरेक्शन में वेव क्रिएट करके भेजना चाहता है, ठीक है। सो मान के चलो ये उसने नीचे से वेव क्रिएट कर ली और ये भेज रहा है नीचे से वेव, ओके। ये वेव जो है राइट में जा रही है और ये वेव लेफ्ट में जा रही है, राइट। तो अब इधर क्या होगा कृष्णा, देयर इज अ हाई चांस ना कि जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी कुछ भी नहीं बचेगा, Yes, sir. ठीक है। सो लेट्स से जब ये ऐसे आ रहे हैं और पास में आ गए ये दोनों वेव्स, अच्छा और ड्रॉ करता हूँ। सो लेट्स से ये और दोनों वेव्स पास में आ गए और कुछ देर के बाद में ये दोनों वेव्स और मिलेंगी भी, ठीक है। तो जैसे ही मिलेंगी अक्षरा क्या होगा, सिंपली कहना ऐसे कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ तबाह हो चुका होगा, ख़त्म हो गया होगा, एक प्लेन बन गया, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग ना, बिकॉज ये पॉजिटिव फेज़ है और ये नेगेटिव फेज़ है। यहाँ पे ये पॉजिटिव फेज़ है, ये भी पॉजिटिव फेज़ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके नया बड़ा पॉजिटिव फेज़ बना रहे हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फेज़ मिलके दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिल आउट का मतलब क्या है कि पीक कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन बच जाएगा मेरे पास में, राइट अक्षरा? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ऑपोजिट फेज़ मिल रहा है यहाँ पे वेव्स का। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑपोजिट फेज़ इंटरफेरेंस, राइट, ऑपोजिट फेज़ Yes. इंटरफेरेंस, या इसको एक नया नाम उन लोग ने दिया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव सॉरी इंटरफेरेंस, चलो। सो अक्षरा, whenever two waves have to meet or whenever the two waves have to interfere, how many different possible options are there? What are the names of the possible options? Constructive phase and destructive interference. इंटरफेरेंस, ठीक है, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा? अब देखो इन जनरल क्या हो सकता है, देयर इज़ अ 50-50% चांस कि यार मैंने सिंपली क्या किया। अच्छा, वेव्स और कहाँ देखते हो तुम इन जनरल कृष्णा? सौम्या, वेयर डू यू सी द वेव्स इन जनरल? क्या कहना है से कि अगर
साउंड, ओके, साउंड के अंदर देखते हो और किधर देखते हो? क्या साउंड का वेव देख सकते हो कृष्णा आँख से? यस। आँख से दिखता है साउंड वेव? नो सर। नहीं दिखता है ना। ऐसी वेव जो आँख से देख सकते हो, किधर देख सकते हो? कहना ऐसे पानी के अंदर जो रिपल्स बनते हैं पत्थर छोड़ने के बाद में, सर्कुलर रिपल्स, वो भी वेव्स होते हैं, राइट? यस। अंडरस्टैंड यू? तो जब भी मान के चलो मैंने पानी के अंदर साइमल्टेनियसली 2 पत्थर रैंडमली छोड़े हैं, ठीक है? तो दोनों जो पत्थर की वजह से वेव्स आएंगी वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी, राइट ना कृष्णा? कभी घर पे करके देखना एक्सपेरिमेंट। यस। तो जो दोनों वेव्स मिलेंगी ना, वहाँ पे दोनों इंटरफेरेंस हो रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अभी डिपेंड करेगा टाइमिंग के ऊपर, और वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पत्थर के साइज़ के ऊपर कि तुम कितने साइज़ का पत्थर फेंक रहे हो, दोनों साइज़ सेम रख रहे हो, अलग रख रहे हो, ऑल दैट स्टफ, ठीक है? अगर दोनों वेव सेम टाइम पे सेम जगह से निकल रही हैं या इन जनरल सेम फेज में निकल रही हैं तो फिर कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में आगे मिल रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आए पूरा का पूरा? तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। आई एम कमिंग बैक टू द नॉर्मल थ्योरी। जिस तरह से वो पानी के रिपल्स भी एक वेव है, सिमिलरली कैन आई से दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव, है ना? यस सर। तो अब तक हम जो बोल रहे थे कि जब भी दो एटम्स मिल रहे हैं या दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, दैट मीन्स ओवरलैप हो रहा है उन एटम्स के बीच, ऑर्बिटल्स के बीच में। कैन आई से दैट उन ऑर्बिटल्स के अंदर देर इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ? अक्षर, ऑर्बिटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ना। यस। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे फॉर्म में होते हैं? वेव फॉर्म में, राइट? तो वेव्स मतलब अभी दो इलेक्ट्रॉन या इन जनरल दो ऑर्बिटल्स मिलके जब ओवरलैप करेंगे, इसका क्या ये मतलब है अक्षरा कि दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो इन जनरल उनके दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के? यस सर। सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है कृष्णा? मान के चलो मेरा ये एस सबशेल है, ठीक है? उसी तरह ये भी मेरा एस सबशेल है, ठीक है? अब इस एस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये फेज में वाइब्रेट कर रहा है, या मान के चलो पॉजिटिव फेज में, पॉजिटिव वेव में अभी ये वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव फेज में वाइब्रेट कर रहा है। जब ये दोनों एस और एस मिलके बॉन्ड बनाना चाहेंगे कृष्णा, तो कौन सा इंटरफेरेंस नजर आ रहा है मेरे को क्लियरली यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। क्यों कंस्ट्रक्टिव? बिकॉज दोनों के फेज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग? या उसी तरह अगर मैं बोलूँ यही मेरा एस सबशेल है, ये नेगेटिव है, और ये मेरा एस सबशेल है, ये नेगेटिव फेज में इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों मिलके बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, ये कौन सा इंटरफेरेंस है एक्स्ट्रा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। और वही अगर मैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव ले लूँगा तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा? तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सी, हर बार हम अपनी आँख से नहीं देख सकते कि ये कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग? हमारे पास में मशीन्स भी ऐसे टाइप की अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए जो देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये तो बस साइंटिस्ट ने थ्योरी बना के हमारे सामने प्रपोज की है, और हम उसी थ्योरी को फॉलो करके अलग अलग एटम्स और अलग अलग मॉलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? और पूरा का पूरा एट द एंड ऑफ द डे तुमको समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा, पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्टिव में जाएंगे, कितने डिस्ट्रक्टिव में जाएंगे, ऑल दैट स्टफ। समझ रहे हो? तो अब याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब जब भी इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे सबसे पहले, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 1, लो एनर्जी पे, ठीक है, या लो एनर्जी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है, बस इतना याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव के लिए लो एनर्जी। प्रॉपर्टी नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव के लिए अट्रैक्शन, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 बॉन्डिंग। समझ रहे हो? अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए ये तीन है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए इसका उल्टा होगा, राइट ना? तो डिस्ट्रक्टिव के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सबसे पहला हाई एनर्जी, बोलो जल्दी, बराबर ना? नेक्स्ट वन, अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए अट्रैक्शन हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा रिपल्शन, और अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए बॉन्डिंग हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए बोलूँगा मैं एंटी बॉन्डिंग। समझा? उसका उल्टा। अब ये होते क्या है, ध्यान से सुनना। इसके लिए मेरे को बॉन्ड क्या होता है एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हाट इज़ अ बॉन्ड, मैं तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि जिस तरह मेरे पास में एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट ना अक्षरा कृष्णा? जैसे कि मैं बोलूँ अगर मेरे को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या इन जनरल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। तो ये 1s सबशेल
और ये 2s सबशेल, राइट ना। तो ये एटम के अंदर मैंने ऑर्बिटल्स लिख लिए हैं, लेकिन आज तक हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसके अंदर ऑर्बिटल्स नहीं लिखे थे, राइट। अगर मैं तुमको बोलूँ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2O, तो अब तक तो तुम बोलोगे यार ये क्या बेतुका से सवाल सर कर रहे हैं, H2O तो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया, समझ रहे हो ना। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इसी इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती है। समझना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सेज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, whenever two atomic orbitals, या in general whenever atomic orbitals इंटरफेयर कह लो या इन जनरल मिक्स कह लो, it gives rise to new molecular orbitals। ये कुछ नहीं है, सिंपली यही सिनेरियो समझने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूँ हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन H2 के अंदर कृष्णा, पहला हाइड्रोजन ये हो गया मेरा दूसरा हाइड्रोजन, राइट अक्षरा। अब ये तीनों चीज़ों का याद रखना, ये लो एनर्जी अट्रैक्शन और बॉन्डिंग वाला, ये लो एनर्जी ऑर्बिटल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का होगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है अक्षरा, 1s1, मतलब 1s का सबशेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दिस इज़ ऑल्सो 1s1, मतलब क्या है कि इसके भी अंदर 1s सबशेल है और 1s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कृष्णा इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कृष्णा फिलहाल में, दो। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके इंटरफेयर करना चाहेंगी, बॉन्ड्स बनाना चाहेंगी, या दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस करना चाहेंगे। कितने अलग अलग वे में पॉसिबल है सोम्या अभी इधर इंटरफेरेंस, हाउ मेनी डिफरेंट वेज एन इलेक्ट्रॉन इन 1s सबशेल एंड 1s सबशेल कैन इंटरफेयर, दो अलग अलग वेज में। पहला कौन सा वे है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ रहे हो। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैं पहला वेव इधर लिख रहा हूँ या पहला पॉसिबल केस इधर लिख रहा हूँ, दूसरा पॉसिबल केस मैं नीचे लिख रहा हूँ, समझ रहे हो। अच्छा, 1s सबशेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट कराऊंगा, 1s सबशेल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कराऊंगा कि मेरे पास में दिस इज़ 1s का सबशेल, दिस इज़ ऑल्सो 1s का सबशेल, ठीक है। अब ये 1s का सबशेल मिलके नए दो अलग सबशेल्स या दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, याद रखना। पहली ऑर्बिटल जो रहेगी वो अलग रहेगी और दूसरी ऑर्बिटल भी अलग ही रहेगी। अब इन दोनों सबशेल अलग, ये दो अलग अलग क्यों बने कृष्णा, ये दोनों अलग इसीलिए बने हैं क्योंकि 1s सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम फेज में हो, या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट फेज में हो, राइट ना अक्षरा। तो जब भी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम फेज में होंगे, ये हो गया मेरा सेम फेज, इधर भी हो गया मेरा सेम फेज, तो सेम फेज में होके ये लोग नया एक ऑर्बिटल या नया एक शेप बना रहे हैं ना, जैसे ऊपर जो दो वेव्स मिलके बना रहे थे, राइट, ये शेप नंबर 1, ये शेप नंबर 2 मिलके क्या बना रहे थे, नया शेप ना, ये वाला, अंडरस्टैंड। तो उसी तरह ये दो सेम फेज में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 1s मिलके नई ऑर्बिटल बन रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए, अंडरस्टैंडिंग। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या यूं कह लो कि ऑपोजिट फेज के अंदर ये लोग आके नया ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों केसेस के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स बनते हैं अक्षरा, अंडरस्टूड। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ऑर्बिटल बना रहे हैं, या इन जनरल जो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है, साइंटिस्ट ने उसको नाम क्या दिया, उसको नाम दिया सिग्मा ऑर्बिटल, समझ रहे हो। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो पाई, डज नॉट मैटर, दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक्चुअली में एक और होता है डेल करके, बट वो अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिग्मा और पाई ही पढ़ेंगे। अगर मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ऑर्बिटल का नाम रहेगा सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार, बस दो नाम अलग अलग रहेंगे। तो
टोटल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक जगह आ रहे हैं, उनको बॉन्ड बनाना है। दैट इज़ द रीज़न बॉन्ड बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्ड बनाएंगे तो नए अलग ऑर्बिटल बनेगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव से बॉन्ड बनाएगा तो नए अलग ऑर्बिटल बनेगा, राइट। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्ड बन रहा है उसके नाम क्या है, या तो सिग्मा या तो पाई। सिग्मा का मतलब क्या है अक्षरा, सिंगल बॉन्ड। पाई का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मीट कर रहे हैं या मिल रहे हैं तो नाम क्या होगा ऑर्बिटल का, अगर ये सिग्मा हुआ तो ये सिग्मा स्टार, अगर ये पाई हुआ मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये डिस्ट्रक्टिव में पाई स्टार बोलेंगे। अंडरस्टूड यहाँ तक का सिनेरियो तुमको? हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो अब मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी वही हम जैसे हम एस 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 पी 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 ओवरलैप उधर लिख रहे थे ना, इधर भी हम सेम सिनेरियो करेंगे। सबसे पहला एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप के अंदर दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, बराबर ना अक्षरा, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। सो लेट्स से दिस इज़ माय 1s का सबशेल, या इन जनरल एस सबशेल, और ये भी मेरा एस सबशेल है, ठीक है। दोनों मिलके बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। दो अलग अलग तरीके हैं अक्षरा बॉन्ड बनाने के, कौन से, या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और या तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, बराबर ना। Yes. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा कृष्णा, जब दोनों का फेज सेम होगा, राइट ना। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिव Yes. इंटरफेरेंस कब होगा, अगर इसका फेज पॉजिटिव है ये एस सबशेल का, और इसका भी शेप पॉजिटिव या फेज पॉजिटिव है दोनों का, तब ये जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कैटेगरी में। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। पहला एनर्जी लो होगा, दूसरा अट्रैक्शन रहेगा, और तीसरा रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अट्रैक्शन क्या रहता है अक्षरा, देखो जब भी बॉन्ड बन रहा है तो इसका न्यूक्लियस कंसिडर करोगे, इसका न्यूक्लियस इधर में है, इसका भी न्यूक्लियस इधर में है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में घूम रहा होगा, जो इधर में भी जो इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में घूम रहा होगा, वो अट्रैक्ट होकर दोनों के सेंटर में आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कुछ देर बाद सिनेरियो कैसे होगा कृष्णा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो सेंटर में, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आएगा, राइट ना सुमिया। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जस्ट लेट मी चेंज द कलर अ लिटिल, और उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ। चलो, सो क्या होगा अक्षरा, ये जो पहला मेरा एस सबशेल था, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किधर आ गया अक्षरा, अभी इधर में। कैन यू विजुअलाइज इट? और ये एस सबशेल का भी इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, पूरा इधर में, क्यों, तो अट्रैक्शन हो रहा है अभी यहाँ पे। सो सिनेरियो क्या होगा, थोड़ी देर बाद शेप कैसे बनेगा कृष्णा, कैन यू टेल मी? न्यूक्लियस तो यहाँ पे रहेगा, दोनों एटम का न्यूक्लियस इधर में रह गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन था किधर आ गया, दोनों के बीच में ना। Yes. राइट, तो इधर कुछ जगह बचा गया, तो शेप कुछ ऐसा दिखेगा ना। Yes. Yes, sir. राइट, सो इज इट करेक्ट, शेप कैसे दिखेगा, ऐसा ना। सो दिस इज द शेप ऑफ Yes. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एस ओवरलैप्स या एस सबशेल, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, सिग्मा एस सबशेल नाम देंगे, समझ रहे हो। अगर ये 1s हुआ तो सिग्मा 1s बोलेंगे, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है अक्षरा, अट्रैक्शन, है ना। Yes. Yes, sir. एंड अपोजिट इसका मैं बोलना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मान लो ये मेरा एस सबशेल, ये भी मेरा एस सबशेल, अभी दोनों अपोजिट फेज में, पॉजिटिव नेगेटिव। तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में मैंने क्या बोला था, रिपल्शन होगा ना। रिपल्शन मतलब क्या कि इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आना ही नहीं चाहेगा, रिपेल करना चाहेंगे। रिपेल मतलब क्या कि सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, राइट ना। Yes. तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, पीछे आके शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्री जगह में घूम रहा था, ये भी किधर आके शिफ्ट हो जाएगा, पीछे के साइड में, मतलब दूर भागना चाहेंगे एक दूसरे से बेसिकली। तो कुछ देर बाद शेप कैसे बनेगा कृष्णा, कहना है से कि कुछ देर बाद ये जो शेप रहेगा, ये दोनों न्यूक्लियस रहेगा, क्या इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन बचेगा अक्षरा? No. नहीं। तो जो पूरा मेजर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा ये किधर आएगा, ऐसे, राइट ना। पहला न्यूक्लियस और ये हो गया दूसरा न्यूक्लियस, तो दिस इज द डेंसिटी, समझ रहे हो। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस हो गया, ये सिग्मा स्टार एस बोलेंगे इसको, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो ये हो गया मेरा बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जो बॉन्ड बनता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिधर हो रहा है वही बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिधर जिधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो बॉन्ड किधर बन रहा है अक्षरा, दो न्यूक्लियस के बीच में। कंस्ट्रक्टिव में बना क्या, देख रहे हो ना, दोनों न्यूक्लियस जुड़ के है, राइट कृष्णा, अटैच्ड है, राइट।
और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस टूटे हुए हैं ना, देख रहे हो? Yes. तो ये डिस्ट्रक्टिव है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज द नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है पता है तुमको? No. चलो, नोडल प्लेन का डेफिनेशन ये होता है कि नोडल प्लेन के अलॉन्ग में इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है अपने को, ठीक है? नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन इट इज़ अ प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ प्लेन, इट इज़ अ प्लेन where probability of finding the electron is 0. Probability of finding the electron is 0. ये देखा था ना हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, नहीं पढ़ा था मैंने तुमको? चलो ठीक है, समझा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे होती है? तो हमने एस एस का देखा है, ठीक है? सिमिलरली एस पी, सिमिलरली पी पी, पी पी के अंदर सिंगल बॉन्ड, पी पी के अंदर डबल बॉन्ड एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो अब क्या करूँगा मैं, अक्षरा ध्यान से सुनना जरा, देखो तुमको पता है इस यूनिवर्स के अंदर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट ट्राइज टू बी एट द मिनिमम एनर्जी लेवल, राइट ना? तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे पास में दो सिस्टम्स हैं या दो ऑब्जेक्ट है, इस पहले ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी E1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी E2 है, अगर मैं बोलूँ E1 इज़ ग्रेटर देन E2, ध्यान से सुनना, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट हो गया नंबर 1, ये हो गया मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, डज नॉट मैटर अभी ये कौन से एस्पेक्ट में एनर्जी की बात चल रही है। अगर पहले के पास में ज़्यादा एनर्जी है तो क्या पहला स्टेबल होगा अक्षरा या दूसरा स्टेबल होगा? फर्स्ट स्टेबल होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है डज दैट मीन कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल होगा? इन जनरल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्स के अंदर एक लॉ कंसिस्टेंटली देखने मिलता है अपने को कि अगर किसी सिस्टम के पास में एनर्जी ज़्यादा है तो वो चीज़ अनस्टेबल होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो चीज़ अनस्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। हुआ है तुमको? ये नहीं हुआ है? No, sir. अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। चलो एनीवेज, इन जनरल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, याद रखो अभी वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ याद रखो किसी भी चीज़ के अंदर मिनिमम एनर्जी होगी तो ही वो चीज़ स्टेबल होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या देखा था अक्षरा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल्स में जा रहा है ना, बट क्या वो हायर ऑर्बिटल्स में स्टेबल है अक्षरा इलेक्ट्रॉन? No. नहीं। क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है, और जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा वो चीज़ स्टेबल कभी भी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंडिंग? तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लूज़ करके लोअर एनर्जी में, लोअर ऑर्बिटल में आ जाएगा, खुद की एनर्जी कम कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा और रुक जाएगा वहीं पे। अंडरस्टैंडिंग? तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि जिस भी चीज़ के पास में एनर्जी मिनिमम है उसकी स्टेबिलिटी बेस्ट है। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, जिधर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, इन जनरल चेक करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर मैंने क्या बोला? लो एनर्जी। लो एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी कैसी अक्षर है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव में ज़्यादा है ना, मोर स्टेबल, क्योंकि इसका एनर्जी कम है कृष्णा, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लो एनर्जी होती है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के पास में। हाँ, लो एनर्जी। या इन जनरल चेक करो, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर नया ऑर्बिटल बना है ना अक्षरा, सिग्मा 1s, ये मॉलिक्यूल के अंदर देखने मिलता है अपने को, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लो एनर्जी, देयरफॉर स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये। कौन से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले। समझ रहे हो तुमको? सो दीज आर द स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ऑन द अदर हैंड वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिधर भी हो रहा है तो ये कैसे ऑर्बिटल्स रहेंगे? हाई एनर्जी ना, Yes. तो ये स्टेबल होंगे क्या कृष्णा? No. अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग? अनस्टेबल Yes. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। गॉट इट? Yes. तो अभी जब भी मैं देखना चाह रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी मैं जाऊँगा ना, तो मेरा मेजर जो फोकस रहेगा या मेजर मेरा फोकस होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन या दोनों न्यूक्लियस के बीच में। अक्षरा, इधर दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे देखने को मिल जाएगा अपने को, बिकॉज अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर खिसक रहा है। अब यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या है कृष्णा? कुछ भी नहीं है, खाली जगह बची है, राइट? हाँ ना, बोलो। Yes. Yes, sir. सो जब भी मैं बात करूँगा
मैं दोनों न्यूक्लियस के बीच वाली जगह को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, बिकॉज बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बनने के लिए दोनों न्यूक्लियस का जुड़ के रहना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग? दोनों न्यूक्लियस कब जुड़ के रहेंगे? जब दोनों न्यूक्लियस के बीच में जगह भरी हुई होगी। यहाँ पे जगह कैसी है? खाली है, नोडल प्लेन है, इसीलिए बॉन्ड नहीं बन रहा है इधर। अंडरस्टैंडिंग? और ये बॉन्ड के अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर अगर बॉन्ड बन रहा है तो मैं इनको क्या बोलूँगा, मेरे पास में ये बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूँगा मैं इनको। समझ रहे हो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इन जनरल इनको हम BMO बोलते हैं, या फिर इसको तुम इन शॉर्ट में BMO बोल सकते हो। इसके 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने क्या क्या बताई थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जनरेट हो रही है, ये ऊपर वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जनरेट हो रहे हैं, बॉन्ड बना के रख रहे हैं। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, राइट ना? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो दोनों न्यूक्लियस जुड़ के रहेंगे, बांध के रखेगा इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को, मतलब बॉन्ड बन रहा है अच्छा खासा उधर से। पहली चीज़। क्यों इलेक्ट्रॉन ये है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अट्रैक्शन की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो इधर में आ रहा है। जैसे ही सारा इलेक्ट्रॉन का वेव इधर आ गया, दैट मीन्स दोनों न्यूक्लियस बंध गए हैं, दे हैव बीन टाइड, बॉन्ड हो गया उनके बीच में। और तीसरी चीज़, इनके पास में एनर्जी कम है। एनर्जी कम किससे एनर्जी कम है अक्षरा? देखो, अगर मैं इंडिपेंडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को E1 मान के चलूँ, ये जो S सबशेल है ना, ये S सबशेल के पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा E1, समझ रहे हो? और ये जो नया बना हुआ मेरा सबशेल है सिग्मा 1s, इसके पास की एनर्जी अगर मैं E2 बोलूँ तो E1 और E2 में ज़्यादा कौन होगा अक्षरा? E1 ज़्यादा होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में एनर्जी ज़्यादा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास में एनर्जी कम होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है। समझ रहे हो? दैट इज़ द रीज़न वाई ये अच्छा जल्दी ये बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी का कंपैरिजन करूँ तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2। मतलब क्या है कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखो, ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इन जनरल, क्या मैं उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकता हूँ अक्षर यहाँ से भी? Yes, sir. या फिर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लेस एनर्जी देन इंडिपेंडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बस, देन इंडिपेंडेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ सिग्मा 1s, ये जो, या सिग्मा s जो बना है ऊपर, सिग्मा s कौन सा ऑर्बिटल है? ये वाला दिख रहा है तुमको बना हुआ नया, इसका एनर्जी कम रहेगा दैन द एनर्जी ऑफ s सबशेल या s ऑर्बिटल कह लो, बराबर ना? ये हो गया मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी वो कम रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल से, इसको या मैं एटॉमिक ऑर्बिटल AO बोल सकता हूँ, राइट? Yes, sir. राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी कम रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव में कैसा रहेगा अक्षरा? High energy. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इन जनरल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव more energy than independent atomic orbitals, राइट? तो अगर मैं वही लिखना चाहूँ, एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार ना will be greater than energy of s orbital. तो एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार को हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? और इसको मैं क्या बोलूँगा? एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी होता है, राइट? तो अगर मैं एनर्जी का ग्राफ निकालूँ तो चेक करो, ये है मेरी y एक्सिस पे एनर्जी और x एक्सिस पे ऑर्बिटल्स है, ठीक है? ये हो गए मेरे ऑर्बिटल्स x एक्सिस पे और y एक्सिस पे मेरा हो गया है ये एनर्जी का ग्राफ, ENERGY।
तो अब मेरे पास में ना एनर्जी एक वैल्यू है 1s के लिए, ये हो गया मेरा 1s का सबशेल, दिख रहा है, दिस इज़ माई 1s का सबशेल फॉर द फर्स्ट हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा 1s का सबशेल फॉर द सेकेंड हाइड्रोजन, राइट अक्षरा। अब जैसे ही 1s पास में आएंगे तो दो अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट होंगे। पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा कृष्णा डिस्ट्रक्टिव। सो दिस इज द 1s का सबशेल, दिस इज अनदर 1s का सबशेल, ये दोनों पास में आएंगे, स्प्लिटिंग होगा। सो ये ऐसे नए ऑर्बिटल्स दो बनाएंगे। मैं नीचे क्यों लेके जा रहा हूँ, बिकॉज एनर्जी घट रही है, राइट, इसकी अक्षरा। तो जो एनर्जी बनेगी नया लोअर, ये कम एनर्जी पे रहेगा, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 1s ना। ये क्या, इसी को मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकता हूँ, क्या इसी को मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकता हूँ, और इसका एनर्जी कैसा रहेगा, कम रहेगा। और वही हायर ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी ऊपर जा रहे हैं ना, देखो, तो ये जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट, एनर्जी ज़्यादा है इसका, अनस्टेबल है, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लो, या इन जनरल इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कह सकते हो, समझा। अगर ये सिग्मा 1s हुआ तो इसका नाम आएगा सिग्मा स्टार 1s, देख रहे हो। वही सिनेरियो अक्षरा, ये मेरा था 1s इधर में, ये है मेरा 1s, ये है मेरा दूसरा 1s, देख रहे हो। अभी ये 1s मिलके या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आ जाएगा, वो एनर्जी स्टेबल रहेगी, मिनिमम एनर्जी पे रहेगा, और उसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर ऐसे होगा कृष्णा, उसका ये पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, सारा इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, आजू बाजू में कुछ भी जगह अवेलेबल नहीं है। सो कुछ ऐसा दिखेगा ना शेप। तो ये हो गया सिग्मा 1s, या इसको मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूँगा। और जितना भी इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस में अभी देखने को मिल जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखने मिल जाएगा, लाइक दिस, समझा। और वही अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ, और इसका एनर्जी भी चेक करो, एनर्जी वाई एक्सिस पे अगर मैं एनर्जी बोल दूंगा ना, तो एनर्जी का वैल्यू भी कम है, नीचे का वैल्यू कम होता है ना अक्षर, ये वाई एक्सिस पे एनर्जी, ये इसका एनर्जी कम। तो ये हो गया मेरा पहला E1 का वैल्यू, ये हो गया मेरा E2 का वैल्यू वाई एक्सिस पे। और दूसरा जो मेरा नया ऑर्बिटल बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, इनके बीच में क्या बनेगा, ये हो गया मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो डिस्ट्रक्टिव में रिपल्शन होगा, मतलब क्या है कि सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे और दोनों के बीच में कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, एस के बीच में, समझा तुमने। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, रिपल्शन करना चाहेगा, तो पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे सेट हो जाएगा, और इधर भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे सेट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लो, या ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, समझा। इनका नाम रहेगा सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं बोलूँगा ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं तुमको, और यहाँ बॉन्ड बनेगा भी नहीं। और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है, बने हुए बॉन्ड को भी तोड़ने की टेंडेंसी रखता है, समझ रहे हो। ये अच्छा बच्चा है और ये खराब बच्चा है, समझ रहे हो। तो खराब बच्चा अच्छे बच्चे को भी बिगाड़ने की टेंडेंसी रखता है। आ रहा है समझ में यहाँ तक कृष्णा, समझा पूरा। तो अभी हमने देखा था एस ओवरलैप के केस में दो टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, सेम पॉसिबिलिटीज़ गोज फॉर SP एज वेल एंड देन PP एज वेल। तो अभी हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं SP का ड्रॉ कर रहा हूँ शेप, समझने की कोशिश करो, ठीक है, अगर तुमको समझ में आता है तो। चलो कहाँ तक आ गया अपन यहाँ पे, राइट। सो SP ओवरलैप या इन जनरल SP बॉन्डिंग जो बनने की कोशिश कर रहा है S सबशेल और P सबशेल के बीच में, SP बॉन्ड मतलब क्या है कि पहले का S सबशेल पहले एटम का और दूसरे एटम की P ऑर्बिटल, ये दोनों आके मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल HCl, राइट ना अक्षर। HCl के अंदर हाइड्रोजन का S सबशेल होगा, और क्लोरीन के अंदर कौन सा सबशेल, P सबशेल, राइट, P सबशेल। अब यहाँ पे भी अलग अलग केसेस आते हैं, तो दो अलग अलग इंटरफेरेंस बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो डायरेक्टली मैं नाम डाल के पढ़ा रहा हूँ। पहला इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
अब याद रखना, जब भी पी सबशेल आएगा ना तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का ज्योमेट्री और शेप कैसे देखोगे तुम इधर से समझना, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मान के चलो एस सबशेल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है कृष्णा, वो पॉजिटिव फेज में चल रहा है, पॉजिटिव फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये एस सबशेल का हो गया न्यूक्लियस। सिमिलरली पी सबशेल के अंदर भी क्या बोलना चाहूँगा मैं, पी सबशेल के अंदर 2 लोब्स रहेंगे, राइट ना सोमिया। ये माय पहला लोब हो गया ये, और दिस इज माय सेकेंड लोब पी सबशेल का, राइट कृष्णा। तो फर्स्ट लोब अगर पॉजिटिव हुआ और ये उसका न्यूक्लियस होगा, तो बताओ कृष्णा, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा फेज है, सेम फेज। इफ द फेज इज सेम, कौन सा इंटरफेरेंस कहलाएगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट अक्षरा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहला रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आएगा, अंडरस्टैंडिंग ना। यस। तो थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, इधर ये देखो, ये जो 2 लोब्स है ना, 2 लोब्स का साइज मैंने बराबर ड्रॉ किया है। बराबर ड्रॉ करने के पीछे का रीजन क्या है अक्षरा, कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट मैटर, अपने को पता नहीं किधर इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इस लोब में भी घूम रहा हो या हो सकता है उस लोब में भी घूम रहा है। बट जब इंटरफेरेंस हो गया है, जब मेरे को पता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अभी किधर आ गया अक्षरा, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, तो ये जो जगह है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में है क्या अक्षरा? नहीं, तो वो जगह में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा अभी, ठीक है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा खिसक के। तो कैसा शेप बनेगा, ज्योमेट्री कैसी बनेगी, देखो, इसका पहला न्यूक्लियस हो गया और इसका दूसरा न्यूक्लियस हो गया, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था इस सेक्शन में, पूरे जगह पे घूम रहा था, अब ये भी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये साइड में शिफ्ट होगा, राइट ना। तो इसके ये वाली जगह में भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी बहुत कम बच जाएगी। तो शेप कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ये वाली जगह खाली कर दूंगा और पूरी की पूरी जगह सेंटर में भर दूंगा ऐसे, राइट। ये हो गई न्यूक्लियस, ये जगह। अभी इसका जो दूसरा लोब बचा था मैं हल्का सा बस दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये भी एक लोब है, समझा तुमने। तो ये पॉजिटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज मिलके ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव फेज। समझ रहे हो, आ रहे नहीं आ रहे? देखो ऐसे ही था ना, पहले ये शेप बड़ा था अक्षरा, ऐसा था पहले शेप, और पी का शेप कैसा था, ये ऐसा था, राइट। अब हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा जो शेप है अंदर श्रिंक हो गया, इसके चला गया और ये छोटा सा शेप बन गया ऐसे, राइट। और ये जो शेप इधर आ गया था पूरा का पूरा, इसका भी शेप कैसा था, पहले ऐसा था, तो पूरा का पूरा शेप इसके अंदर आ गया, खिसक गया है। खिसकने के बाद में क्या हो गया, शेप्स दोनों कंबाइन हो गए और बस ये ऐसा दिख रहा है, समझा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसको मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा बॉन्ड, राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन जनरल यूँ कह लो कि ये है उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, है ना। गिव मी मोमेंट। हाँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वही अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा अक्षरा, कृष्णा कैन यू टेल मी डिस्ट्रक्टिव के केस में कैसे हो सकता है, सेकंड सिनेरियो। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। वेरी गुड। सो डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा, मेरा एस का जो सबशेल रहेगा इसके अंदर पॉजिटिव फेज में वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द पॉजिटिव फेज। और जो पी आके कंबाइन करना चाहेगा, पी का जो लोब होगा वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो मान के चलो दिस इज माई पी का लोब, राइट। सो ये हो गया मेरा पी का लोब। तो इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर में पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, मैंने पॉजिटिव लिया है, एक जगह पॉजिटिव तो एक जगह नेगेटिव आएगा, याद रखो। तो इधर अगर पॉजिटिव बीच में आया तो नेगेटिव किधर बचा, राइट साइड में ना अक्षरा, लोअर दूसरे लोब में। तो ये बस छोटा सा हल्का सा जो लोब है इसको नेगेटिव नाम दे दूंगा ऐसे, समझ रहे हो। सिमिलरली इधर क्या है, एस सबशेल है, एस सबशेल का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में वाइब्रेट कर रहा है और पी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है बाजू का चिपका हुआ वो नेगेटिव में वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन रिपेल होना चाहेगा एक दूसरे से। रिपेल होगा मतलब क्या, दूर भागना चाहेगा, राइट, न्यूक्लियस से, समझ रहे हो। तो क्या है, ये पहले का न्यूक्लियस ऐसा दिखेगा ना, आफ्टर सम टाइम द सिचुएशन विल लुक लाइक कि पहला न्यूक्लियस इधर है और दूसरा न्यूक्लियस इधर है, राइट। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो अभी सेंटर में घूम रहा था अक्षरा एस सबशेल के, वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा पूरा का पूरा, बताओ जल्दी, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो शेप कैसा दिखेगा, कुछ देर के बाद में जो सिमेट्री थी वो सिमेट्री टूट गई और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो गया लेफ्ट साइड में। सिमिलरली इधर की भी जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रिपेल हो गया, राइट में जाना चाहेंगे, राइट। तो इधर क्या बचेगा, इतना बड़ा जो लोब था इक्वल साइज का, अभी ये छोटा सा लोब बन गया होगा ऐसे, छोटा सा बस हल्का सा लोब बना है,
राइट। और जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन था ये राइट लोब में आ गया, तो राइट लोब का साइज और बड़ा हो गया, लाइक दिस, ऐसे हो गया, देख रहे हो। तो ये एस सब शेल के अंदर पॉजिटिव फेज में वाइब्रेट कर रहा था, पी के लेफ्ट साइड में नेगेटिव फेज में वाइब्रेट कर रहा था, तो छोटा सा नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। और ये न्यूक्लियस के राइट साइड में पॉजिटिव फेज था, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव फेज में चला गया। अब दोनों के न्यूक्लियस किधर है कृष्णा? पहले का न्यूक्लियस ये रहा और दूसरे का न्यूक्लियस किधर रहा? ये रहा। क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है अभी अक्षरा? नहीं बना बॉन्ड, राइट। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनता। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर उल्टा बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी होती है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इन जनरल ये है मेरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको मैं ABMO बोलूँगा, समझा? हाँ ना, बोलो। अब समझो नोडल प्लेन क्या होता है। नोडल प्लेन इज नथिंग बट अ प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं उसको मैं नोडल प्लेन बोलूँगा। तो अक्षरा, नोडल प्लेन की जब भी मैं बात करूँगा दोनों न्यूक्लियस के बीच की बात करूँगा। तो याद रखो दोनों न्यूक्लियस को थोड़ा इंपॉर्टेंस दो। हाँ, यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में इसका न्यूक्लियस इधर है और इसका न्यूक्लियस इधर है, देख रहे हो? अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में BMO के अंदर क्या नोडल प्लेन आ रहा है कृष्णा? नहीं। मतलब क्या है कि ऐसा चांस ही नहीं है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन गायब हो रहा है, कहीं पे तो भी गायब है क्या? नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे नोडल प्लेन n का वैल्यू कितना आ रहा है? 0, राइट। n इज फॉर नोडल प्लेन, याद रखो, n इज फॉर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। चलो, अब यहाँ पे कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं इन दोनों के बीच में? 1, राइट। तो ये हो गया SS का, SP का। अभी PP के बाकी है। PP के अंदर 2 देखेंगे, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो डबल बॉन्ड बनेगा, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड का सिनेरियो क्या होगा अक्षरा? सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो एक्सियल ओवरलैप होगा ना, साइड बाय साइड ओवरलैप होगा, राइट। और डबल बॉन्ड जहाँ पे बनेगा वहाँ पे पैरेलल ओवरलैप होगा। तो थर्ड वन इज PP ओवरलैप। PP के अंदर 2 अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स बन सकते हैं। पहला है एक्सियल ओवरलैप या सिग्मा बॉन्ड बनने का केस, और दूसरा है पैरेलल ओवरलैप, राइट। तो एक्सियल ओवरलैप के अंदर भी 2 केसेस हैं। एक्सियली वो कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं या एक्सियली वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं, राइट ना कृष्ण? तो एक्सियल के अंदर पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक्सियल के अंदर कंस्ट्रक्टिव में कैसे आएगा अक्षरा? मान के चलो ये मेरा पहला पी सबशेल है और ये मेरा दूसरा पी सबशेल है, राइट। अगर ये कंस्ट्रक्टिव हुआ इसका मतलब क्या है कि दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आके मिलना चाह रहे हैं, राइट अक्षरा? क्या होगा? दोनों की न्यूक्लियस इधर है, तो सबसे पहले तो क्या होगा? दोनों के न्यूक्लियस के बीच में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके बैठना चाहेगा, राइट। अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा? वापस से दोनों के न्यूक्लियस को ड्रॉ करूँगा। ये पहला न्यूक्लियस हो गया और ये मेरा दूसरा न्यूक्लियस होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कृष्णा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी रहेगा इनके दोनों न्यूक्लियस के बीच में आके बैठने की कोशिश करे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, राइट ना अक्षर? कंस्ट्रक्टिव में अट्रैक्शन होता है ना, राइट। तो मेरे 2 लोब्स जुड़ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लोब्स आ गए ये सारे के सारे, राइट। अब इनके जो बाजू का, इसके राइट हैंड के साइड में ये वाला जो लोब था, सारा इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया ना यहाँ पे। तो हल्का सा बस छोटा नाम के लिए मैं ड्रॉ करूँगा, ये हो गया मेरा लोब, नेगेटिव। और उसी तरह इसके भी लेफ्ट साइड का ये भी लोब, जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन फुल्ली था, अब क्या करूँगा? यहाँ पे मैं हल्का सा एक लोब बनाऊंगा और इसको मैं नेगेटिव नाम दूंगा, समझा? दोनों न्यूक्लियस किधर आ गया अक्षरा? ये पहला न्यूक्लियस हो गया और ये इसका दूसरा न्यूक्लियस हो गया। क्या इधर कोई नोडल प्लेन देखने मिल रहा है? कितना नोडल प्लेन अक्षरा यहाँ पे? 0। तो इधर नोडल प्लेन आर 0, n इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे देर इज नो चांस, देर इज नो प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। अभी एक्सियल के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा अक्षरा? तुम बता सकते हो? तुम ही बताओ। चलो सेकेंड सिनेरियो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा कृष्णा? सेम है मेरा पी सबशेल ऐसे, एंड दिस इज माई पी सबशेल। बोलो कैसे दिखेगा? ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा नेगेटिव। अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाहेगा, राइट, एक दूसरे से। तो दूर कैसे भागेगा अक्षरा? ये पहला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन राइट साइड में भागना चाहेगा ऐसे, राइट। और बस नाम के लिए छोटा सा लोब बच जाएगा, इसका नेगेटिव फेज और ये इसका पॉजिटिव फेज। यहाँ पे भी क्या होगा? पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पूरे क्लाउड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो लेफ्ट में भाग जाएगा ऐसे,
राइट, और हल्का सा एक लोब बचेगा ऐसे, समझ रहे हो? तो अब मेरे को बताओ दोनों न्यूक्लियस के बीच में कितने नोडल प्लेन आए सौम्या यहाँ पे अभी? n इक्वल्स टू 1। तो अब याद रखना नंबर ऑफ नोडल प्लेन के ऊपर डिपेंडेड। हाँ, मैं एक तुमको कंडीशन बता रहा हूँ, इफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन n इज इक्वल्स टू इवन हुआ, ठीक है, तो इवन नोडल प्लेन्स के लिए हम जो ऑर्बिटल बन रहा है, ये जो ऑर्बिटल बना है ना, इसके अंदर कितने नोडल प्लेन है? 1 एक ऑड नंबर है ना अक्षरा, और ऊपर में जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन बना था 0 नोडल प्लेन, सौम्या 0 नोडल प्लेन इज एन इवन नंबर ना। तो ये जो ऑर्बिटल बनेगी अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो हम बोलेंगे उसको जी रेड ऑर्बिटल है, जी रेड, GERADE, जी रेड ऑर्बिटल, ठीक है, जी रेड ऑर्बिटल। और अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो हम क्या बोलेंगे उसको? अनजीरेड ऑर्बिटल। समझ लो अब ये जी रेड अनजीरेड क्या होता है मैं कल के लेक्चर में बताता हूँ, फिलहाल के लिए समझा। दिस वॉज द एक्सियल ओवरलैप ऑफ PP ऑर्बिटल्स। हाँ, याद रखो, अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, अभी इसको जाके रिवाइज करो, अंडरस्टैंडिंग। अगर ये भूल रहे हो दैट मीन्स ये थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज अ लिटिल एडवांस थ्योरी बेस्ड ऑन दैट। हाँ, सो इसको परफेक्टली करने की कोशिश करो। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, एंड इन टुमारोज क्लास वी विल बी सीइंग द पैरेलल ओवरलैप, और यहाँ से हम जी रेड अनजी रेड का कंसेप्ट क्या होता है, हाउ डू ऑर्बिटल्स फॉर्म, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, ये कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? ओके।